আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने धार्मिक उत्सव ईद उल फित्र के अवसर पर सोमवार को राज्य के विभिन्न स्थानों की मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा की। अगरतला के गेदू मियां मस्जिद में भी धर्मप्राण मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने 1 महीने तक रमजान के रोजे रखने और संयम बरतने के बाद अपने शरीर और इंद्रियों को सभी पाप आचार से दूर करने की साधना के पश्चात इस पवित्र ईद उल फित्र का उत्सव मनाते हैं। अगरतला गेदू मियां मस्जिद के इमाम ने यह प्रार्थना की कि ईद की खुशी सिर्फ एक दिन तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे साल हमारे जीवन में बनी रहे। इसके अलावा उन्होंने राज्य और राष्ट्र में सद्भाव, सौहार्द, एकता और भाईचारे के लिए अल्लाह से दुआ भी की। ঈদের আনন্দটা আজকের দিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকুক এটা নয়, এই ঈদের আনন্দটা বৎসরের প্রতিদিন সমানভাবে আমাদের জীবনে আসুক, এটা আমাদের একান্ত কামনা আকাঙ্ক্ষা। এবং রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সংহতি ও সুভ্রাতৃত্বের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছি এবং দেশবাসীর কাছে আমরা প্রত্যাশা ও আবেদন করছি এই রাষ্ট্রের নির্মাণ একটা মজবুত রাষ্ট্র, পৃথিবীর ভৌগোলিক মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এমন রাষ্ট্র নির্মাণ করার জন্য, একটা ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটিকে মজবুত করার জন্য সকল ধর্মের সকল নাগরিক এগিয়ে আসবে, এটা আমাদের একান্ত আবেদন, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা। ज्यादा गर्मी की स्थिति में जरूरत पड़ने पर स्कूलों की छुट्टी का निर्णय राज्य सरकार लेगी, ऐसा सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा। स्कूलों की छुट्टी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि पिछले साल भी इसी तरह का फैसला लिया गया था। भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों और छात्र छात्राओं के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। ये जानकारी भी इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। মানে জল খেতে হবে, আর যদি প্রয়োজন না হয় রোদের মধ্যে না বেরোনো, আর সবসময় বেশি পরিমাণে মানে ডিহাইড্রেশনের দিকে যেন না যায়। সবসময় একটা ওয়াটার যদি বেশি করে খায় তাহলে ডিহাইড্রেশনের সম্ভাবনা কম থাকবে। আর আমরা গত বছরও এরকম ছিল, যখন বেশি টেম্পারেচার বাড়ে তো আমরা তো স্কুল ছুটি দিয়ে দিই, তাতে বেশি এখন অবধি তো সেই সিচুয়েশন দাঁড়ায়নি। তবে আমরা সতর্কতামূলক যা যা দরকার, আর আমাদের যে ডাক্তারবাবুরা ওনারাও বলে দিন যে কি কি করতে হবে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एजीएमसी और जीबी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के परिवार वालों के लिए 10 रुपये में भोजन की सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट का काम योजना के अनुसार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी पंत हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों के परिवारों के बारे में सोचते हुए 10 रुपये में मिड डे मील सर्विस का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने व्यक्तिगत रूप से भोजन ग्रहण कर इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। রোগীর সাথে আসবে অনলি 10 টাকার পরিবর্তে তাদেরকে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করা। আমি যা দেখলাম এখানে মানে ভাতের সাথে ডালের ব্যবস্থা আছে, সবজির ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া ডিমের ঝোলও দেখলাম এখানে, আমি নিজেও দিলাম আজকে। তো এটা সাংঘাতিক একটা বিষয় যে 10 টাকার বিনিময়ে তো এত কম পয়সায় তো একটা মিল হতে পারে। এরকম একটা त्रिपुरा सरकार ने योजना के अनुसार किडनी ट्रांसप्लांट पर काम शुरू कर दिया है। इस मामले में धन आवंटित किया गया है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट से पहले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि राज्य सरकार इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। অলরেডি তো মোহন ফাউন্ডেশনের সাথে আমাদের কথাও হয়েছে, ওনাদের সাথে কথা হয়েছে, ওনারাও আসবেন। এর জন্য বাজেটও আমরা কিন্তু টাকা রেখেছি, কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে হবে। এখানে যেটা সুপার স্পেশালিটি ব্লক আছে তার মধ্যেও মানে কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ না হয় তাহলে এই ধরনের যে অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট সেটা সম্ভব হবে। তো আমরা কাজ করছি এবং নিশ্চিত যে আগামী দিনে সব ধরনেরই ট্রান্সপ্লান্ট এখানে হবে।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अगरतला में भारत माता कैंटीन कम नाइट शेल्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न कारणों से फंसे राज्य के अन्य हिस्सों के लोग अगरतला शहर में रात बिता सके और रात में रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रोगी कल्याण संघ और रोटरी क्लब के प्रबंधन में अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी हॉस्पिटल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए 10 रुपए के शुल्क पर भोजन का व्यवस्था किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा भूकंप संभावित जोन 5 में स्थित है। इसे ध्यान में रखते हुए गोरखा बस्ती में G+14 बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। यह बहुमंजिला इमारत सभी कार्यालयों का मुख्यालय होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को बहुमंजिला निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को गोरखा बस्ती में प्रस्तावित G+14 बहुमंजिला इमारत के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, त्रिपुरा अर्थक्वेक प्रोन जोन 5 में आता है। म्यांमार हाल ही में आए भूकंप से तबाह हो गया था। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, सभी सरकारी विभागों के मुख्यालय के लिए प्रस्तावित इस बहुमंजिला इमारत में सभी प्रकार की सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इसमें कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। কিন্তু আর্থকুয়েকের জন্য 5th পজিশনে আছে। এখানে আর্থকুয়েক কিছুদিন আগেও আপনারা মায়ানমারে দেখেছেন, তো কি অবস্থা হয়েছে আপনারা সবাই জানেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় এই ধরনের বিল্ডিং এটা ভারতবর্ষের মধ্যে এক দুটো জায়গায় হয়েছে, আমি যা খবর পেলাম। এখানে এই ধরনের বিল্ডিং হওয়ার এত উচ্চতায় একটা বিল্ডিং হচ্ছে, এতে করে আমাদের যত অফিস আছে গোরখা বস্তিতে অন্যান্য অফিস তো আছেই, আমাদের ডাইরেক্টরের অফিসগুলো আছে, এখানে সবকটা অফিস একই ছাদের নিচে চলে আসে এবং এখানে যে গ্রাউন্ড লেভেলে সমস্ত সিকিউরিটি কিন্তু পুরো বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরেই কিন্তু সব আছে এবং এখানে যা সিকিউরিটির যা যা দরকার ফায়ার ফাইটিং থেকে আরম্ভ করে सब सुविधाएं ये बिल्डिंग रखा हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, बहुमंजिला इमारत के डिजाइन में कई बार बदलाव किए गए हैं। इस बहुमंजिला इमारत में 400 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल और 4 लिफ्ट होंगे। पूरी तरह से विज्ञान आधारित इस इमारत का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। একটু আবার চেঞ্জ করতে হয়েছে, করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা গেল যে এটার থেকে ওইটা বেটার, এতে গিয়ে একটু দেরি হয়েছে, যেটা আমরা আশা করেছিলাম যে আরেকটু আগে হবে। 2026-এ এপ্রিল মে হওয়ার কথা ছিল, সেটা ডিসেম্বরে ওনারা বলছেন যে কমপ্লিট করে দেবেন। এর মধ্যে প্রায় 4টের মতো লিফটের ব্যবস্থা আছে, তারপরে আপনার সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে। এখানে হলে প্রায় 400 সিটের হল একটা থাকবে, সেখানে কনফারেন্স হল থাকবে। প্রতিটা ফ্লোরের মধ্যে সমস্ত অফিসগুলোর তাদের এখানে অফিসের চালাতে গেলে যা যা প্রয়োজন সব মানে খুব সাইন্টিফিক ওয়েতে। यह प्रस्तावित 14 मंजिला बहुमंजिला इमारत गोरखा बस्ती में कुल 1 एकड़ भूमि पर बनाई जाएगी। न केवल त्रिपुरा बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी के बाद अगरतला में इतनी ऊंची इमारत का निर्माण होगा। 133 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन में राज्य सरकार के सभी विभागों के निदेशालय और मुख्यालय होंगे। इस बहुमंजिला इमारत के दोनों ओर सोलर पैनल तथा ऊपर वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग एवं रीयूज की प्रणाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। केंद्रीय जल कमीशन ने बताया है कि भारत में भूजल भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है और देश के कुल 155 जलाशयों में पानी अविश्वसनीय स्तर तक गिर रहा है। मार्च के प्रारंभ में पूरे देश में लू की चेतावनी जारी की गई थी और मार्च 15 को देश में पहली लू दर्ज की गई। मात्र 15 दिनों के भीतर सेंट्रल वाटर कमीशन ने रिपोर्ट दी कि भारत के 155 रिजर्वॉयर्स में से लगभग प्रत्येक में ड्रिंकिंग वाटर रिजर्व्स घटता जा रहा है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब स्थिति उत्तर भारत के राज्यों में है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कुल 11 रिजर्वॉयर्स है। इन रिजर्वॉयर्स में वर्तमान में केवल 25% ड्रिंकिंग वाटर ही मौजूद है। इसके बाद दक्षिण भारत के रिजर्वॉयर्स आते हैं। आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के रिजर्वायर्स में कुल संख्या 43% की है। सूत्रों का कहना है कि उनकी क्षमता का केवल 41% पानी ही रिजर्वायर्स में उपलब्ध है। पूर्व, मध्यम और पश्चिम भारत में रिजर्वायर्स की स्थिति उत्तर और दक्षिण की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन यह केवल कागजों पर ही है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया कि इन क्षेत्रों के रिजर्वायर्स में क्रमशः 44%, 49% और 55% पानी है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के अनुसार पिछले कई वर्षों से देश के ग्राउंड वाटर रिजर्व्स में गर्मी के दौरान तापमान बढ़ने के साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे घटता जाता है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि कई स्थानों पर अनकंट्रोल्ड और अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरी ओर देश भर में रेनफॉल पैटर्न्स में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। नदी में पानी का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण रिजर्वायर्स में सफिशिएंट वाटर स्टोरेज नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही देश भर में भीषण गर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि विदर्भा का चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ का रंगनगांव और उड़ीसा का संबलपुर शनिवार को देश में सबसे गर्म रहा। तीनों स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। यह स्थान देश के पश्चिम, मध्यम और पूर्व में स्थित है। आयोग के डेटाबेस के अनुसार इन तीनों स्थानों में जलाशय में संग्रहित जल क्रमशः 55%, 49% और 44% रहा। अब सवाल यह है कि क्या इन गर्म मौसम में 1.4 बिलियन लोगों की प्यास ये रिजर्वायर्स बुझा पाएंगे या नहीं। जुलाई से पहले देश में हर जगह बारिश शुरू नहीं होती है, लेकिन देश भर में फैले रिजर्वायर्स की स्थिति को देखते हुए क्या जुलाई तक पानी उपलब्ध करा पाना संभव हो पाएगा या नहीं। CWC ने कहा कि 155 रिजर्वायर्स की कुल क्षमता 180.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने का है, लेकिन 20 मार्च तक सभी रिजर्वायर्स में कंबाइंड ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज केवल 80.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स था। यह क्षमता का केवल 45% ही है। विश्लेषकों ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं होती है तो रिजर्वायर्स में ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज किसी भी तरह से नहीं बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि अगले 2.5 महीनों में पेयजल की खपत सामान्य रूप से बढ़ेगा। क्या रिजर्वायर्स का 80.7 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी 2.5 महीनों तक 1.4 बिलियन लोगों की प्यास बुझा पाएगी या नहीं? इस असहज प्रश्न का उत्तर वेदर ब्यूरो फोरकास्ट से और भी कठिन हो गया है। अगले 2 महीनों तक तापमान सामान्य से कहीं अधिक रहेगा। जल संकट, उसके ऊपर से भीषण गर्मी। क्या विश्लेषक सचमुच देश में खतरनाक स्थिति के बारे में संकेत दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 31 लोगों की हत्या और 144 लोगों के साथ बलात्कार हुआ है। राज्य सरकार ने एनसीआरबी का हवाला देते हुए बताया कि इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 8,485 मामलों की जांच की गई है। राज्य सरकार ने चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा को बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्रिपुरा में 31 महिलाओं की हत्या की गई और 144 के साथ बलात्कार किया गया। राज्य सरकार ने कहा कि 31 महिलाओं की हत्या के मामले में 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार के अनुसार इस मामले में फिलहाल 6 लोग जेल में हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023 से इस साल जनवरी तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 9,308 मामले दर्ज कराए गए हैं। इस संबंध में 8,485 मामलों की जांच की गई है। राज्य सरकार ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए कहा कि 823 मामलों की जांच अभी भी जारी है। इसी बीच राज्य सरकार ने जनवरी में एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2024 में राज्य में कुल अपराध दर पिछले वर्ष की तुलना में 19.3% कम हुआ है। एनसीआरबी द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा अब देश के 28 राज्यों में से तीसरे सबसे कम अपराध दर वाला राज्य है। राज्य सरकार ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस साल महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 55% की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ
সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राजधानी के श्रीनगर थाना क्षेत्र के मलय नगर नेपाली टीला इलाके में सोमवार को एक बालू लदा ट्रक खाई में गिर गया, जिससे ट्रक चालक राकेश देवनाथ की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बालू लदा ट्रक आनंद नगर से जा रहा था जब वह नियंत्रण खोकर सड़क के किनारे गिर गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक चालक का शव बरामद किया। मृतक राकेश देवनाथ के एक नजदीकी रिश्तेदार ने दुर्घटना के बारे में विस्तार से मीडिया को जानकारी दी। খবর পাইছি, দৌড়াইয়া দিচ্ছি ভাই এই অবস্থা, অনেক তোমাদের সবাই জোগাড় ডেড বডি একটু বার করো না। কোন সময় ঘটনা? কোন সময় আমি শুরু করতে পারিনি, আমি হঠাৎ করে আধা ঘন্টা হচ্ছে খবরটা পাইছি, দৌড়াই আইছি। কোন জায়গায় এসে ঘটনা? কোন জায়গাটা হয়েছে আমরা যে মলনগর বাইপাসটা ওইটা নেপাল বিভাগের নিচে কুচিটা জল ট্যাঙ্কির উল্টা সাইডে। কতজন আসলো গাড়ির মধ্যে? গাড়ির মধ্যে আসলো তারা কইতে পারেন স্টাফ থাকে 3। पिछले 6 वर्षों में राज्य सरकार ने ब्याज सहित कुल 13,100 करोड़ रुपये का ऋण चुकता किया है। जीडीपी का लगभग 34% धनराशि ऋण भुगतान में खर्च की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य सरकार का कुल कर्ज 21,878.26 करोड़ रुपए का था। इस अवधि के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज और मूलधन सहित 13,100.73 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिछली सरकार 12,903 करोड़ रुपए के बकाया कर्ज का बोझ छोड़ गई थी। पिछले 6 वर्षों में राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए पिछले वाम मोर्चा सरकार द्वारा छोड़े गए संपूर्ण बकाया ऋण का भुगतान कर दिया है तथा ब्याज और मूलधन के रूप में 197.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से लिए गए 498 करोड़ रुपए का बकाया मूल ऋण चुका दिया गया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक कुल 4,680 करोड़ रुपए का मूलधन चुकाया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक ब्याज भुगतान की राशि 8,420.73 करोड़ रुपए की थी। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017 से 2023-24 तक ब्याज और मूलधन के रूप में कुल 13,100.73 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 2018 में राज्य में भाजपा गठबंधन सरकार बनने के बाद से लिए गए नए ऋण की राशि 11,139 करोड़ रुपए की है। इनमें से 1,708 करोड़ रुपए का ऋण वित्तीय वर्ष 2018-19 में लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3,258 करोड़ का उधार लिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,848 करोड़ रुपए का उधार लिया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,047 करोड़ रुपए का उधार लिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 877 करोड़ रुपए का उधार लिया गया और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,401 करोड़ रुपए का उधार लिया गया। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2022-23 और 23-24 में खुले बाजार से कोई ऋण नहीं लिया है। यही कारण है कि 16वें वित्तीय आयोग ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा की है। हालांकि आर्थिक विश्लेषकों ने इस बात पर चिंता जताई है कि राज्य के जीएसडीपी का कुल 34% हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
मंगलवार को शुरू हुई सीपीआईएम की 24वीं पार्टी कांग्रेस में त्रिपुरा से 48 प्रतिनिधि शामिल हुए। सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि बदलते राजनीतिक हालात में पार्टी की नीति तय की जाएगी। सीपीआईएम का 24वां पार्टी सम्मेलन मंगलवार से तमिलनाडु के मादुराई में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में त्रिपुरा से 48 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने सोमवार को मादुराई के लिए राज्य से रवाना होने से पहले कहा कि पार्टी की नीति बदलती राजनीतिक स्थिति में तय की जाएगी। दिक থেকে অর্থাৎ পার্টির শক্তিকে শক্তির উপর ভিত্তি করে নয়, সারা দেশের ভাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আগামী দিন দেশের এই যে চরম যে হাল অবস্থা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি তা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना हमने सेकंड को। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सीपीआईएम पार्टी पिछले 7 वर्षों में राज्य में खोई अपनी जमीन वापस पा सकी है या नहीं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को यकीन है कि पार्टी वापसी की कोशिश कर रही है। पार्टी के अखिल भारतीय नेता राज्य में संभावनाएं देखती है, इसीलिए सीपीआईएम नेतृत्व ने कहा कि पार्टी कांग्रेस में त्रिपुरा पर अलग से चर्चा की जा सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। विशेष रूप से वरिष्ठ नेता मानिक सरकार को पॉलिट ब्यूरो में बनाए रखने या उनकी उत्तराधिकारी खोजने का निर्णय पार्टी कांग्रेस में लिया जा सकता है। हालांकि अगले विधानसभा चुनाव तक उनके पॉलिट ब्यूरो में बनाए रहने के लिए नीति में संशोधन करना पड़ेगा। पार्टी कांग्रेस ने न केवल अगले पॉलिट ब्यूरो की रूपरेखा तय करेगी, बल्कि आगामी चुनावों को लक्ष्य रखते हुए व्यापक निर्णय भी लिए जाएंगे। इस बार कांग्रेस समिति में राज्य से नए सांसदों को शामिल किए जाने की संभावना है। हालांकि कुछ लोगों को उम्र के कारण बाहर रखा जा सकता है। वर्तमान में देश में एकमात्र राज्य केरला है जहां वामपंथ सत्ता में है, जहां सीपीआईएम के नेतृत्व वाला वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में संभाले हुए है। कभी वामपंथियों के गढ़ के रूप में जाने जाने वाले त्रिपुरा 2018 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अपने प्रभाव में गिरावट देख रहा है। स्थिति को देखते हुए सीपीआईएम ने राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य में भी कांग्रेस के साथ सीधा समझौता किया। पार्टी कांग्रेस इस बात पर भी चर्चा करेगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रखा जाए या नहीं और सीटों पर समझौता किया जाए या नहीं। पार्टी कांग्रेस 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगी। त्रिपुरा की राजनीतिक गतिशीलता महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रही है, जहां सीपीआईएम को उभरते राजनीतिक संदर्भ में प्रासंगिक बने रहने के साथ साथ अपना आधार पुनर्जीवित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। त्रिपुरा के बाहर सीपीआईएम को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केरल में उनकी सत्ता बरकरार है, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे उनके पूर्व गढ़ों में उनका प्रभाव काफी कम हो गया है। सीपीआईएम पार्टी कांग्रेस में भाजपा के प्रभुत्व का मुकाबला करने और इन राज्यों में खोई राजनीतिक जमीन हासिल करने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीपीआईएम पार्टी कांग्रेस में जहां आगामी दिनों में राज्य में आंदोलन की रूपरेखा या भाजपा से मुकाबला करने की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी, वहीं युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित करने का मुद्दा भी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सीबीएसई ने वर्ष 2025 से 26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं का सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस की सारी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने चालू शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के लिए पाठ्यक्रम जारी किए हैं। पाठ्यक्रम की समस्त जानकारी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी जा सकती है, जहां शैक्षणिक वर्ष का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। छात्रों को नए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी यहीं से मिलेगी। पाठ्यक्रम में बोर्ड एग्जाम्स में शामिल सभी महत्वपूर्ण विषयों और नए बदलावों का उल्लेख किया गया है और बोर्ड ने निर्देश दिया है कि स्कूल को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सीबीएसई का दावा है कि नए जारी पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता और सुधरेगी। सीबीएसई का दावा है कि वह उन्हें अपने शैक्षणिक कौशल और बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करेंगे। बोर्ड ने विभिन्न कौशल आधारित प्रश्नों के माध्यम से वैचारिक सोच और उनके ज्ञान के अनुप्रयोग पर जोर देने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने स्कूल को निर्देश दिया है कि छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुरूप
निर्धारित विषय पढ़ाए जाए। सीबीएसई ने कहा है कि इसके साथ ही सीबीएसई बोर्ड ने विद्यार्थियों की वैचारिक समझ और अनुप्रयोग को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट और इंटरडिसिप्लिनरी मेथड्स पर विशेष जोर दिया है। स्कूल्स द्वारा नए पाठ्यक्रम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बोर्ड रेलेवेंट और फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स को लागू करने पर जोर दे रही है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में रेकमेंडेड डाइवर्स लर्निंग नीड्स और सीखने में मानकों को पूरा करने की ओर बढ़ोतरी करती है। ये नए गाइडलाइन सभी स्कूल्स को भेज दी गई है और सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को इसके अनुरूप ही पढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए पत्र भेजा गया है। यह जानकारी सोमवार को खेल मंत्री टिंकू रॉय ने दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को पत्र भेजा गया है। खेल मंत्री टिंकू रॉय ने यह बात तब कही जब वे असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट असम राइफल्स सेंटिनल कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में उपविजेता बनी राज्य की महिला फुटबॉल टीम को बधाई दे रहे थे। आपको मैं बोल सकता हूं तो त्रिपुरा जिस दिशा से खेल और कल्चर सेक्टर में आगे जा रहा है, हम बहुत जल्दी पूरा देश भर में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और हमारा इरादा है अगले साल 2025 या 26 में हम बड़े इवेंट त्रिपुरा में भी करेंगे। इस बार हम लोगों ने किया जूडो नेशनल किया था और हम लोग नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक करने के लिए भी हम लोगों ने हमारे जो ओलंपिक एसोसिएशन है इंडिया के, वहां पे हम चिट्ठी लिखा है जो हमारे को एक मौका मिले नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक किया जाए त्रिपुरा में। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए है, हम बदारघाट में इतना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। रविवार को कैलाशहर के धनविलास गांव के स्कूल मैदान में मेइतेई मणिपुरी समुदाय के पारंपरिक कार्यक्रम थाबोल चोंगबा का औपचारिक उद्घाटन मंत्री टिंकू रॉय ने किया। इस कार्यक्रम में राज्य के अलावा असम के मेइतेई मणिपुरी समुदाय के लोग भी शामिल हुए। थाबोल चोंगबा मेइतेई मणिपुरी समुदाय का पारंपरिक उत्सव है जिसे दोल पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इसमें युवक युवतियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीतों की ताल पर एक साथ नृत्य करते हैं। मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि मेइतेई मणिपुरी समुदाय के लोग कृष्ण भक्त और वैष्णव धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं। वे भगवान कृष्ण और जगन्नाथ की पूजा करते हैं और भारतीय सनातन परंपरा व संस्कृति में विश्वास रखते हैं। যারা আছেন অনেক বিশেষ জনেরা আছেন নিশ্চয়ই এগুলো আমাদের যারা বৈষ্ণব আমাদের মণিপুরি যারা আছে আমি বারবার বলি আমাদের সনাতন পরম্পরা বা আমাদের ভারতীয় সৃষ্টি সংস্কৃতিতে এখনো যারা বিশ্বাস করে এরকম একটা সম্প্রদায় মণিপুরি সম্প্রদায় তাদের জীবনধারা অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তে যারা মণ্ডপ মন্দির ভগবান জগন্নাথ তাদেরকে নিয়ে আসেন। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।